पिछले पार्ट में हमने देखा था मकू और उसके पापा किचन को पूरी तरह तबाह करने में लगे होते हैं, जिससे तात्सू बेहद ही घबरा जाता है कि आज तो उसका प्यारा किचन काम से गया। उन दोनों के हाथ जो लग रहा था वो सब डालते जा रहे थे, लेकिन सही समय पर मीकू की मम्मी ने आकर उन्हें रोक दिया और तात्सू की जान में जान आई। उसे एहसास हुआ कि यही होती है असली हाउसवाइफ, जो किचन में मचे बवाल को भी आराम से संभाल ले। एक दिन तात्सू मार्केट से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आ गई। उसे समझ आ गया कि शायद बुखार चढ़ने वाला है। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और पानी, नींबू और शहद मिलाकर एक देसी काढ़ा बना लिया ताकि इम्यूनिटी बढ़ सके। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर वायरस से जंग चल रही हो, और वो ठान चुका था कि इस लड़ाई में जीत उसी की होगी। अपनी तबीयत सुधारने के लिए तात्सू ने ह्यूमिडिफायर और फेस स्टीमर भी चला लिया, लेकिन तभी उसकी खुद की हुई ट्रीटमेंट उल्टी पड़ गई। उसने ठंड की दवा पानी में मिलाकर पी ली और सीधा बिस्तर पर लेट गया। हालत सुधरने की जगह और बिगड़ गई। तापमान 37 डिग्री से सीधा 39 डिग्री पहुंच गया। शरीर कमजोर पड़ता गया और आखिरकार वो फर्श पर बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि मकू उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही है। तात्सू ने बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन मकू ने सख्त लहजे में उसे आराम करने को कहा। उसकी आवाज में प्यार भी था और हुक्म भी। अब तात्सू के पास कोई बहाना नहीं बचा। वो चुपचाप लेट गया और खुद को ठीक होने दिया। इसी बीच मकू ने सब्जी और फलों से बना एक खास सिरप तैयार किया और जबरदस्ती तात्सू के मुंह में डाल दिया। पहले तो तात्सू को लगा कि यही उसका आखिरी दिन होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह उसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई। हाँ, पेट में थोड़ा सा दर्द जरूर रह गया था। नया साल आ चुका था और चारों तरफ उत्साह का माहौल था। हालांकि मासा की जेब बिल्कुल खाली थी। वो बड़ी उम्मीद लेकर तात्सू के घर पहुंचा। वो सोच रहा था कि शायद उसे कुछ पैसे मिल जाए। जब वो अंदर गया तो देखा कि तात्स और मिकू नए साल की कोलिग्राफी में लगे हुए हैं। इशारा करने के इरादे से मासा ने अपनी शीट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, नो मनी। उसका साफ मतलब था कि उसे नए साल के लिए कुछ पैसा चाहिए, लेकिन तात्स ने या तो नोटिस नहीं किया या जानबूझकर अनदेखा कर दिया। तभी मासा के पेट से जोर जोर की आवाज आने लगी। मौके का फायदा उठाकर उसने कहा कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। इस पर तात्सू ने उसे बाहर ले जाकर मूची केक्स बनाने का प्लान किया। दोनों ने मिलकर बनाया और साथ बैठकर खाया। इसके बाद दोनों ने बैडमिंटन खेला और पतंग उड़ाने की भी कोशिश की। इन सब के बीच मासा बार बार अपनी हालत के इशारे देता रहा, लेकिन तात्स ने ना तो कुछ समझा और ना ही कुछ कहा। आखिरकार मासा ने हार मान ली जब तात्सू ने खुले दिल से रिटा को नए साल का लकी बनी दे दिया। शाम होते होते तात्सू, मिक्कू और मासा तीनों एक बार चले गए। पहले उन्होंने मीठी राइस वाइन पी, लेकिन वहीं नहीं रुके। एक के बाद एक ड्रिंक चलती रही। शराब का असर साफ दिखने लगा। मकू शुरू से ही हंसती जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही था। त्सू की हालत और भी अजीब थी। वो आंखें खुली रखे ही सो रहा था, फिर भी खड़ा था। उसी बार में मौजूद थोड़ा तो छोटी छोटी बातों पर रोने लगा। अब सारा मामला संभालने की जिम्मेदारी मासा पर आ गई। वह सबको संभालता रहा, उनकी हरकतें देखता रहा। आखिरकार कोई थक कर गिर पड़ा, कोई ज्यादा पीकर उल्टी करने लगा और इस तरह वो रात हंगामे, हंसी और नशे में डूबकर खत्म हो गई। अगली सुबह तात्स और मिकू दोनों ने हैंगओवर सूप का एक गरम गरम कटोरा पिया। कल रात की हालत के बाद यह सूप किसी दवा से कम नहीं था। दोनों को काफी राहत महसूस हुई। उसी दिन तात्सू अपनी कुकिंग क्लास में जाता है। वहाँ उसकी नजर एक और आदमी पर पड़ती है जिसका नाम है हाइनो। वो भी चॉकलेट केक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका तरीका कुछ ज्यादा ही आक्रामक था। केक बनाते वक्त वह इतना जोर लगा रहा था कि चारों तरफ गंदगी फैल गई। तात्सू को यह सब ज्यादा पसंद नहीं आता, फिर भी वह मदद करना चाहता था। जब तात्सू ने हाइनो को हाथ बटाने की बात कही तो उसने पहले मना कर दिया, लेकिन तभी हालात और बिगड़ गए। केक का बैटर जोर जोर से चलाने में पूरा उलट गया। चारों तरफ फैली गंदगी और हाइनो के चेहरे की झुंझुलाहट देखकर तात्सू ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की। वो पूछता है कि आखिर वो केक क्यों बना रहा है। तब हाइनो बताता है कि वो वैलेंटाइंस डे पर किसी खास इंसान के लिए चॉकलेट केक बनाना चाहता है। तात्सू मुस्कुराते हुए अपनी बात कहता है, खाना तभी अच्छा बनता है जब दिल से बनाया जाए। प्यार ही असली सीक्रेट है। इसके बाद तात्सू न सिर्फ हाइनो की मदद करता है बल्कि अपना केक भी पूरा करता है जो वो मिकू के लिए बना रहा था। बाद में पता चलता है कि हाइनो ये केक किसी लड़की के लिए नहीं बल्कि अपने बॉस तसामी के लिए बना रहा था। ऊपर से भले ही तसामी ज्यादा कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से वो केक पाकर खुश ही था। मिकू की एक दोस्त है एओ। वो एक हाउसवाइफ है, लेकिन पैसों को सही से संभाल नहीं पाती। मिकू उसे सलाह देती है कि वह अपने पति तात्सू से मदद ले सकती है। जब तात्सू एओ की मदद करता है तो सबसे पहले उससे उसकी सेहत के बारे में पूछता है। वो कहता है कि पैसे बचाने के लिए शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर एओ थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन असल में तात्सू बस इतना चाहता था कि वो साइकिल से सुपरमार्केट जाए ताकि सस्ते सौदे मिल सके। इसके बाद तात्सू उसे पानी बचाने के तरीके सिखाता है। बर्तन धोने से लेकर टॉयलेट फ्लश करने तक वो हर छोटी बड़ी बात समझाता है, कुछ भी छोड़े बिना। जब तात्सू कट करने की बात करता है तो ईओ गलत समझ लेती है कि शायद कुछ काटने की बात हो रही है, लेकिन असल मतलब था फालतू खर्चे कम करना, चाहे रोजमर्रा के हो या फिक्स खर्चे। तात्सू उसका कैलेंडर देखता है, पुराने खर्चों की हिस्ट्री चेक करता है। तभी ईओ की नजर पड़ती है कि उसके पति ने हाल ही में काफी पैसे निकाले हैं। जब उसका पति घर आता है तो ईओ तुरंत सवाल करने लगती है। उसका पति बताता है कि वो पैसे उसने उनकी आने वाली वेडिंग एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट खरीदने में लगाए हैं।
जब वो उसे एक सुंदर सा ब्रेसलेट देता है तो एओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों अपने खास दिन की बातें करते हैं और जश्न मनाते हैं। यह देख मकू और तात्सु उन्हें अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। अगले दिन मकू अपने फेवरेट ईओ की स्पेशल डीवीडी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काम की वजह से वह खुद स्टोर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने तात्सु को भेजा। डीवीडी लेने के लिए एक खास लाइन बोलनी थी। मिक्कू ने वो लाइन तात्सु को बार बार रटवाई। रास्ते में जाते वक्त तात्सु का ध्यान कई चीजों से भटकता है, जैसे सब्जी वाली दुकान पर गोभी की जबरदस्त सेल। इन सब के चक्करों में लाइन याद रखना मुश्किल हो जाता है। स्टोर पहुंचते पहुंचते तात्सु लाइन पूरी तरह भूल जाता है। फिर भी हिम्मत करके वो अलग अलग लाइनें बोलने लगता है जो सुनने संगीत में धमकी जैसी लगने लगती है। सेल्स वूमन भी थोड़ा घबरा जाती है। तभी एक और कस्टमर आता है और सही लाइन बोल देता है। ये सुनकर तात्सु को भी लाइन याद आ जाती है। डीवीडी मिल जाती है। वो कस्टमर बताता है कि एक और टॉय स्टोर में खास कार्ड मिल सकता है अगर वहाँ दूसरी लाइन बोली जाए। तात्सु उसके साथ चला जाता है, लेकिन अफसोस वो लोग देर से पहुंचते हैं। स्पेशल कार्ड पहले ही बिक चुके होते हैं और वह आदमी निराश हो जाता है। इसी बीच तात्सु का एक दोस्त काम में बिजी होता है और उससे अपने कुत्ते कोत्सु की देखभाल करने को कहता है। तात्सु और मिकू दोनों ही उस प्यारे से कुत्ते पर दिन हार बैठते हैं। तात्सु को कोत्सु को बाहर घुमाने ले जाता है और कहानी एक सुकून भरे मोड़ पर आ जाती है। लेकिन तभी कोत्सु अचानक रुक जाता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। ये देखकर तात्सु को इतना क्यूट लगता है कि वह खुद को रोक नहीं पाता। वो कोत्सु की कई सारी फोटो खींचता है और सब अपने बॉस को भेज देता है। जैसे ही तात्सु का बॉस वो फोटो देखता है, वो कोत्सु की क्यूटनेस पर पूरा फिदा हो जाता है। उसका मन करता है कि अभी भागकर सीधे तात्सु के पास पहुंच जाए। उधर तात्सु कोत्सु को ठहला ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात कुनोन से हो जाती है, जो अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है। शुरू में दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते हैं जैसे अभी जान ले लेंगे। आसपास एक डरावना सा माहौल बन जाता है, लेकिन असल बात कुछ और ही होती है। दरअसल दोनों ही एक दूसरे के कुत्ते को सहलाना चाहते थे, क्योंकि दोनों कुत्ते बड़े गर्म और बेहद प्यारे थे और खुद को रोक पाना नामुमकिन था। तभी हामी अपनी गाड़ी बुलाता है। दोनों कुत्तों के साथ तात्सु और कोत्सु भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। हामी बताता है कि वह कुत्तों को एक बहुत ही मजेदार जगह ले जा रहा है और वह जगह निकलती है डॉग पार्क। डॉग पार्क में पहुंचते ही दोनों कुत्ते और उनके मालिक खुलकर दौड़ते हैं, खेलते हैं और पूरा दिन मजे में गुजरता है। इसी दौरान एक कैफे का मालिक अपने कैफे का मेन्यू बदलना चाहता है ताकि ज्यादा कस्टमर आ सके। वो तात्सु से सलाह मांगता है। तात्सु उसे पास के एक मशहूर कैफे में ले जाता है, जहां वो अलग अलग डेजर्ट और डिशेस ट्राई करते हैं, खास तौर पर वो चीजें जो औरतों और बच्चों को पसंद आए। हैरानी की बात यह होती है कि दोनों को खाना बहुत पसंद आता है, इतना कि वो थोड़ी देर के लिए मीठा खाने से ही दूर रहने का सोच लेते हैं। वापस आकर तात्सु कैफे मालिक के लिए एक खास चिकन सैंडविच बनाता है। जैसे ही मालिक एक बाइट लेता है, वह सीधे अपने बीते दिनों में पहुंच जाता है। उसे अपनी जवानी और एक पुराने रिश्ते की याद आने लगती है, लेकिन तभी एक ततैया उस याद में घुसकर पूरा मूड बिगाड़ देता है। तात्सु तुरंत उसे चाय देता है, लेकिन चाय इतनी गर्म होती है कि मालिक का मुंह जल जाता है। इससे उसे एक और याद आ जाती है, जब वो इंडिया की ट्रिप पर था और सिगरेट की राख से उसका मुंह जल गया था। थका हुआ और घबराया हुआ कैफे मालिक उस रात आराम करने का फैसला करता है और तात्सु को धन्यवाद कहकर चला जाता है। अब तात्सु खुद सैंडविच खाता है, लेकिन यह सैंडविच उसके दिमाग में भी पुरानी यादें जगा देता है। बारूद की गंध, गोलियों के निशान और वो पल जब मिक्कू ने उसे एक गली में घायल हालत में पाया था और उसके कंधे पर भी एक ततैया बैठा था। ततैया की मौजूदगी सैंडविच संगीत के साथ एक अजीब सा कड़वा एहसास छोड़ देती है। एक दिन मासा तात्सु के साथ लंच कर रहा होता है, तभी उसे अचानक दांत में दर्द होने लगता है। तात्सु कहता है कि शायद दांत में कीड़ा लग गया है, लेकिन मासा झट से कहानी बना देता है कि कल उसने 50 गुंडों से लड़ाई की थी। तात्सु एक सेकंड के लिए भी इस बात पर यकीन नहीं करता। खाने के बाद तात्सु मासा को समझाता है कि दांत के दर्द को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। मासा बात को हल्के में लेता है और मानता है कि वह दिन में सिर्फ एक बार ही दांत साफ करता है। तात्सु उसे सख्ती से समझाता है कि हर खाने के बाद दिन में 3 बार ठीक से ब्रश करना जरूरी है, वरना दांत और मसूड़े खराब हो सकते हैं और जिंदगी भर नकली दांत लगाने पड़ सकते हैं। आखिरकार मासा मान लेता है कि उसे सच में दांत में दर्द है, लेकिन वो बताता है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत डर लगता है। वो अपने बचपन की एक बात सुनाता है। उसकी माँ ने कहा था कि उसे स्नैक्स दिलाने ले जा रही है, लेकिन सीधे डेंटिस्ट के पास ले गई। उस दिन का झटका आज तक उसके दिमाग में बैठा है, लेकिन tats उसकी एक नहीं सुनता। वो पहले तो अच्छी सी उसकी सुताई करता है और फिर घसीटते हुए डेंटिस्ट के पास ले जाता है। आखिरकार मासा के दांत का इलाज हो ही जाता है, लेकिन अब तात्सु को भी दांत में हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। एक रात तात्सु और मीकू साथ बैठकर हॉरर मूवी देखते हैं। मीकू बार बार डर जाती है, जबकि तात्सु दिखावा करता है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन बिस्तर पर जाते ही मूवी के डरावने सीन तात्सु के दिमाग में घूमने संगीत लगते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। नींद आनी नामुमकिन हो जाती है। ध्यान भटकाने के लिए तात्सु अपने दिमाग में नंबर गिनने लगता है, मानो चारों तरफ काल्पनिक गैंगस्टर खड़े हों, लेकिन उसकी तेज कल्पना उन गैंगस्टरों को आपस में देती है। आखिर में वो नींद लाने वाली आवाजें सुनने की कोशिश करता है और कहानी यहीं धीरे धीरे शांत हो जाती है। लेकिन तात्सु का दिमाग बार बार गैंगस्टरों की सोच पर अटक जाता है।
नींद तो जैसे उससे रूठ ही गई हो। आखिरकार वो उठता है और अपने लिए एक गिलास गर्म दूध बनाता है, जो आमतौर पर नींद लाने का घरेलू तरीका माना जाता है। लेकिन इस बार से भी कुछ खास फायदा नहीं होता। इसके बाद वो ऐसे खाने की चीजें लेकर एक डिश बनाने लगता है जिनसे नींद आने में मदद मिलती है। लेकिन जब खाना तैयार होता है तो उसे एहसास होता है कि इतनी रात को इतना भारी खाना ठीक नहीं। आखिर में ताजुसु वापस बिस्तर पर जाता है, इस उम्मीद में कि अब तो नींद आ ही जाए। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने वाली होती है, एक तेज आवाज उसे चौंका देती है। बाद में पता चलता है कि यह आवाज उनकी बिल्ली की थी, जो लिटर बॉक्स इस्तेमाल कर रही। कुछ दिन बाद रेजिडेंशियल ग्रुप का लीडर तात्सु को सोसाइटी की मेंबरशिप फीस घर घर जाकर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी देता है। इस काम में मदद के लिए तात्सु मासा को साथ ले जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों दरवाजे पैसे लेने जाते हैं, तात्सु की डरावनी शक्ल और आभा देखकर लोग सहम जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद माफिया वसूली करने आया है। डर के मारे कोई भी ना कहने की हिम्मत नहीं करता और बिना बहस किए सब फीस दे देते हैं। काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन मासा को लगता है कि यह काम तात्सु जैसे आदमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिरी घर एक ऊंची और आलीशान बिल्डिंग होती है। मासा तात्सु को सावधान करता है कि यह जगह खतरनाक लग रही है। जब वो अंदर जाते हैं तो सामने एक गैंग बॉस होता है। पहले तो वो तात्सु को देखकर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यह पैसे मोहल्ले की भलाई के लिए हैं, तो वो बिना किसी झगड़े के फीस दे देता है और मामला शांत हो जाता है। उधर मीकू अपने फेवरेट आइडल की फोटो वाले प्लेट जीतने के लिए ढेर सारा ब्रेड खरीद लेती है, लेकिन इतनी सारी ब्रेड रखने की जगह ही नहीं होती। तात्सु चिंता जताता है, लेकिन मीकू ठान लेती है कि वह सब खाकर ही रहे। शुरू में जोश में आकर वह ब्रेड खाना शुरू करती है, लेकिन जल्दी ही समझ जाती है कि काम इतना आसान नहीं है। तात्सु और मासा भी मदद करते हैं, फिर भी इतनी सारी ब्रेड खाना नामुमकिन हो जाता है। सबका पेट जल्दी भर जाता है। हालात आसान करने के लिए तात्सु ब्रेड को फल, चीज और दूसरी चीजों के साथ तैयार करने लगता है। फिर भी पूरी कोशिश के बाद ब्रेड का पहाड़ बस थोड़ा सा ही कम होता है। आखिरकार तीनों हार मान लेते हैं। तोरी संगीत गैंग बॉस, जिसे प्यारी बिल्लियों से बेहद प्यार है, सिर्फ चश्मा लगाकर छुपते छुपाते एक कैट कैफे पहुंच जाती है। वो चाहती है कि कोई उसे पहचान ना पाए, लेकिन वहां उसकी मुलाकात तात्सु से हो जाती है, जो कैफे में पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। इसके बावजूद वो खुद को रोक नहीं पाती और बिल्लियों के साथ खेलने लगती है। वो उन क्यूट बिल्लियों पर पूरी तरह फिदा हो जाती है, इतना कि एक बिल्ली को चूम भी लेती है, जिसे देखकर तात्सु उसे रोकने की कोशिश करता है। खेलते खेलते संगीत उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है, जो शेल्फ पर अकेली बैठी होती है। तात्सु बताता है कि यह एक आवारा बिल्ली है, जो आसानी से लोगों के पास नहीं आती, लेकिन उसे हरी कैट ग्रास बहुत पसंद है। बॉस हार नहीं मानती। वो कैट ग्रास किराए पर लेती है और उसी से बिल्ली से खेलने संगीत लगती है। धीरे धीरे उसका उस बिल्ली से एक स्पेशल रिश्ता बन जाता है। उसे लगता है कि यह बिल्ली कहीं ना कहीं उसके पति जैसी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार वो बिल्ली को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेती है, चाहे तात्सु कितना भी समझाए कि बिल्ली कैफे की है। एक दिन तूफान की वजह से तात्सु और मीकू का पिकनिक प्लान खराब हो जाता है। गुस्से में आकर तात्सु तूफान को ही ललकार देता है। मानो मौसम की इतनी हिम्मत कैसे हुई उनका दिन खराब करने की। दोनों मिलकर अपने घर को तेज हवा और बारिश से बचाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जल्दी ही तात्सु को समझ आ जाता है कि इंसान की ताकत तूफान के सामने कुछ भी नहीं है। अचानक तेज हवा में उड़कर एक छत की टाइल सीधे तात्सु के सिर पर लगती है। सिर से खून बहने लगता है। घबराई हुई मीकू फौरन उसे पकड़कर घर के अंदर खींच लाती है और उसकी चोट का इलाज करने लगती है। इधर मासा तेज तूफान के बीच बेफिक्र होकर बाहर निकल जाता है झिंगुर खरीदने। वो तात्सु को फोन करके बताता है कि उसने उसके लिए भी झिंगुर ले लिए हैं, लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि फोन उसके हाथ से उड़ जाता है और कॉल कट जाती है। यह सुनकर तात्सु परेशान हो जाता है। वो मासा की सलामती के लिए फौरन बाहर भागता है। अच्छी बात यह रहती है कि मासा बिल्कुल ठीक रहता है। तात्सु उसे झिंगुर हाथ में लिए अपनी तरफ आते देख लेता है, लेकिन तभी तेज हवा झींगरों को उड़ा देती है और वो सीधे एक गुंडे के मुंह पर जा लगते हैं। माहौल बिगड़ने से पहले तात्सु तुरंत हरकत में आता है। वो फटाफट एक जबरदस्त सैंडविच बनाता है और सीधे गुंडे के मुंह में ठूंस देता है। सैंडविच छकते ही वो खुश हो जाता है और उसका गुस्सा गायब हो जाता है और मामला शांत हो जाता है। इसके बाद तात्सु, मीकू और मासा जंगल में कैंपिंग ट्रिप पर निकलते हैं। तात्सु अपने पुराने अंदाज में पूरे जोश और सख्ती से टेंट लगाता है और आग जलाने के लिए लकड़ी काटता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो वो मिशन पर निकला हो कि कैंपिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उधर मीकू और मासा मछली पकड़ने जाते हैं। किस्मत अच्छी होती है और वह रात के खाने के लिए मछलियां पकड़ संगीत लेते हैं। प्लान ये होता है कि ग्रिल्ड फिश, सब्जी, फल और चावल के साथ खाना बनेगा, लेकिन तभी हमेशा की तरह मासा गलती से चावल की हांडी जमीन पर गिरा देता है। खाना बचाने के इरादे से तात्सु मासा को आदेश देता है कि वो दूसरे कैंपर से पूछे कि कहीं उनके पास थोड़े चावल हो। वहाँ मासा की मुलाकात पास में कैंप कर रहे थोड़ा जीरो से हो जाती है और उससे चावल मांग लेता है। बदले में तात्सु थोड़ा जीरो को मार्शमेलो का एक पैकेट दे देता है। थोड़ा जीरो कनेक्टिव हो जाता है और केले और मार्शमेलो भरकर एक ग्रिल्ड सैंडविच बना देता है। वो सैंडविच मासा और मीकू दोनों को बहुत पसंद आता है। अब तात्सु भी पीछे नहीं रहता। वो अपने सारे कुकिंग स्किल दिखाते हुए मौजूद हर चीज मिलाकर एक हॉट पॉट बना देता है, लेकिन इसमें पड़ी बिना मसाले की ग्रिल्ड मछली पूरे खाने का मजा खराब कर देती है। बाद में दोपहर के खाने के वक्त मोहल्ले की चेयर लेडी तात्सु से बात करती है।
वो बताती है कि वो मोहल्ले की एक ताकतवर महिला संस्था की सदस्य है जिसे 8 ड्रैग्स कहा जाता है। ये संस्था प्राइवेट इवेंट्स और मोहल्ले के काम संभालती है। अब वो अपने ग्रुप में पुरुषों को भी शामिल करना चाहती है। कैंडिडेट्स देखने के बाद उन्हें लगता है कि घर संभालने वाला पति तातू इस काम के लिए सबसे सही है। तात्सु को एसोसिएशन की मीटिंग रूम में ले जाया जाता है जहाँ वो 8 महिलाओं से मिलता है। हर महिला ग्रुप की एक खास जिम्मेदारी संभालती है। प्रेसिडेंट तात्सु को परखने के लिए कहती है कि वह सबके लिए जल्दी से चाय बनाए। तात्सु बिना देर किए चाय बनाता है, कपों में डालता है और सबको परोस देता है। हालांकि उसमें थोड़ी नजाकत की कमी होती है, लेकिन चाय सबको ठीक लगती है। लेकिन वूल सजाने वाली ड्रैगन लेडी अब भी संतुष्ट नहीं होती। उसका मानना है कि तात्सु में जरूरी एलिगेंस नहीं है। अपनी जगह पक्की करने के लिए तात्सु उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और दिल से कहता है कि वो इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। उसकी सच्चाई और लगन देखकर फूलों वाली लेडी आखिरकार मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है, तात्सु को हफ्ते में 3 दिन उसकी फ्लावर अरेंजमेंट क्लास ज्वाइन करनी हो। तात्सु बिना सोचे शर्त मान लेता है और पूरे मन से फूल सजाने की कला सीखने लगता है। काफी समय तक फूलों की दुनिया में डूबने के बाद तात्सु को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है। अब वो दोबारा टेस्ट देने का फैसला करता है, इस बार अपनी नजाकत और एलिगेंस प्रमाणित करने के लिए। अब तात्सु पूरे सलीके और नजाकत के साथ एसोसिएशन की सभी महिलाओं को सर्व करता है। फूल सजाने की जो कला उसने मेहनत से सीखी थी वो साफ नजर आती है। उसकी मेहनत और बदलाव को देखकर एसोसिएशन आखिरकार तात्सु को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। एक दिन तात्सु मिकू के साथ उसका फेवरेट ई प्रोक्योर देख रहा होता है। तभी संगीत मकू उसे अपनी एक दोस्त के बच्चे के बारे में बताती है। वो बच्ची भी शो की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन बीमारी की वजह से शो एंजॉय नहीं कर पा रही। मकू चाहती है कि किसी तरह उस बच्ची का मन खुश किया जाए और इस काम में वह तात्सु की मदद लेती है। टॉक्सु एने के एक विलेन का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। उसकी डरावनी शक्ल और रबदार कद इस रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन जैसे ही बच्ची उसे उस भयानक अवतार में देखती है वो जोर जोर से रोने लगती है। वो सच में डर जाती है। हालात संभालते हुए तात्सु तुरंत प्लान बदलता है। वो अपने लाए हुए फलों से एक क्यूट सा फ्रूट प्लेट बनाता है और बच्ची की माँ को देता है ताकि माहौल थोड़ा आरामदायक हो जाए। कमरे में खुशी का रंग भरने के लिए वह फूलों को भी प्यार से सजा देता है। अब मिकू हीरो प्रोक्योर बनती है और तात्सु विलन की भूमिका निभाता है। दोनों कमरे में एक नकली लेकिन दमदार फाइट करते हैं ताकि बच्ची उन्हें चीयर करे और हीरो को सपोर्ट करे। इरादा अच्छा था, लेकिन नतीजा उल्टा निकलता है। शोर शराबा बढ़ जाता है और बच्ची और भी घबरा जाती है। आखिरकार वहाँ की नर्स को दखल देना पड़ता है। वो दोनों को समझाती है कि अस्पताल की शांति भंग करने और जबरदस्ती खुशी थोपने की वजह से उन्हें बाहर जाना होगा। एक दिन तात्सु के ससुर उसके साथ वक्त बिताने के लिए उसे एक हाइकू क्लब ले जाते हैं। क्लब में पहुंचकर उनके ससुर सबसे पहले अपनी कविता सुनाते हैं जिसे सब लोग पसंद करते हैं। माहौल देखकर तात्सु भी ट्राई करने का मन बनाता है और मौके पर ही कुछ पंक्तियां गढ़ लेता है, लेकिन उसकी हाइकू काफी हिंसक निकलती है और पारंपरिक हाइकू की शांत भावना से कोसों दूर होती है। इसके बाद सब लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं। पुल और फिर एक रोमांटिक सा बांस का जंगल। वहाँ भी तात्सु अपनी अजीबोगरीब कविताएं सुनाता रहता है, जिसे देखकर उसके ससुर को बीच में रोकना पड़ता है। हाइकू मुकाबले की चुनौती दे देता है। इस बार तात्सु को आगे करने की बजाय उसके ससुर ही खुद टीम की तरफ से खड़े होते हैं। हाइकू ड्यूल शुरू होता है। दोनों टीमें अपने आसपास के नजारों से प्रेरणा लेकर कविताएं सुनाते हैं, कभी ड्रैगन फ्लाई पर तो कभी प्यार में डूबे कपल पर। तात्सु और बेयर गैंग के लोग अपनी अपनी टीम के लिए जोर जोर से चीयर करते हैं, भले ही कविताओं का कोई खास मतलब समझ ना आ रहा हो। आखिर में दोनों तरफ से एक शानदार हक्कू सुनाई जाती है, खासकर कब जब कविता का विषय एक बिल्ली होती है और उस पल मुकाबला एक यादगार मोड़ पर खत्म होता है। कपड़े प्रेस करने का काम खत्म करते ही अचानक तात्सु की कमर में ऐसा तेज दर्द उठता है जैसे किसी ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया हो। चलना तक मुश्किल हो जाता है। दर्द से तड़पते हुए वो पेट के बल फर्श पर लेट जाता है। जब मिकू उसे इस हालत में देखती है तो कहती है कि शायद उसकी कमर चटक गई है, लेकिन तात्सु अपने ड्रामेटिक अंदाज में बोलता है, मुझे किसी स्नाइपर ने मार गिराया है। दर्द के बावजूद तात्सु जिद पकड़ लेता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो फिर से घर के कामों में लग जाता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। खाना बनाना तो दूर की बात है। उसकी हालत देखकर मिकू परेशान हो जाती है और कहती है कि वो खाना बना लेगी, लेकिन तात्सु को डर है कि कहीं मकू किचन तबाह न कर दे, इसीलिए फूड डिलीवरी ऑर्डर करने का फैसला करता है। फिर आखिरकार उसे समझ में आ जाता है कि यह दर्द अब सहा नहीं जा सकता। मकू उसकी मदद करती है और दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर तात्सु को पहली बार मकू से मिलने का दिन याद आ जाता है। डॉक्टर उसे दर्द कम करने के पैच लिख देता है। घर लौटते वक्त तात्सु मिकू को चेतावनी देता है कि रात में गलियों में किसी अजीब आदमी के घूमने की अफवाह संगीत है। ये सुनकर मकू कहती है कि उसे कुछ सेल्फ डिफेंस सिखा दे। तात्सु मान जाता है और उसे बचाव के कुछ तरीके सिखाता है। एक रात जब मिकू काम से जल्दी जल्दी घर लौट रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वो अचानक पलटती है और सामने वाले को जोर का घूंसा मारती है। फिर उसके बाल पकड़कर पेट में जबरदस्त वार करती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मासा होता है। असल में मासा सिर्फ उससे बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने उसे सड़क पर देखा था, लेकिन मिकू मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि असली मासा का चेहरा इतना सूजा हुआ नहीं होता और बेचारे मासा की ओर पिटाई कर देती है। इधर हाल ही में तोरा के क्रेप ट्रक की बिक्री काफी गिर गई है। कारण ये है कि बिल्कुल बगल में एक डोन ट्रक आकर खड़ा हो गया है।
सबसे हैरानी की बात यह होती है कि डोनट ट्रक की मालकिन कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन कोहारू होती है। कोहारू को अपने भाई से शिकायत है कि वो घर छोड़कर याकुजा बनने चला गया। इसी बदले की भावना में वो डोनट बेचने लगती है ताकि तोराजे के बिजनेस को टक्कर दे सके। उसने एक बड़ी कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी भी ले ली है जिससे ग्राहक तेजी से और आसानी से सर्व हो जाते हैं। इस मुकाबले से तोरा टूट सा जाता है और हार मानने लगता है। तभी वहाँ से गुजरते हुए टाचू उसे हौसला देता है और मजबूत बने रहने को कहता है। टाचू कोहारू का डोनट चखने का फैसला करता है लेकिन उसे वो काफी फीका और बेस्वाद लगता है। कोहारू इससे सहमत नहीं होती। तब टेत्सु तोरा की क्रेप ट्रक का इस्तेमाल करके खुद एक ताजा डोनट बनाता है। शुरू में कोहारू उसके सादे से दिखने पर तंज कसती है लेकिन जैसे ही वह एक बाइट लेती है उसका चेहरा चमक उठता है। टासु समझाता है कि असली फर्क प्यार और मेहनत से पड़ता है जो बड़े पैमाने पर बने डोनट्स में नहीं होता। सच समझ में आते ही कोहारू तोरा से माफी मांगती है। वो बताती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि उसका भाई उसे पहचान सके। ठंडी सर्दी के दिन चारों तरफ गिरी ताजा बर्फ देखकर मिकू बहुत खुश हो जाती है लेकिन टासु की चिंता कुछ और होती है। उसे डर है कि खिड़की पर जमी बर्फ और नमी फंगस ना बना दे, इसीलिए वो तुरंत कांच को साफ कर देता है। मकू काम पर निकल जाती है और टासु किराने का सामान लेने बाहर जाता है। रास्ते में बर्फ से ढकी सड़क पर वो कुनामी के ग्रुप से मिलता है जो बर्फ हटाने में जुटे होते हैं। जब संगीत कुनामी टाचू को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन फिसल कर गिर पड़ता है। हमेशा तैयार रहने वाला टाचू जूते की पकड़ बढ़ाने वाला सामान निकालता है और उसे दे देता है। इससे कुनामी संभल जाता है। टाचू ग्रुप की मेहनत देखकर उन्हें और औजार भी देता है जिससे उनका काम आसान हो जाता है। नए सामान के साथ ग्रुप तेजी से बर्फ साफ करने लगता है और टाचू वहां से निकल जाता है। घर पर टाचू, मिक्कू और मासा मूवी डे के लिए पॉपकॉर्न बना चुके होते हैं। माहौल में पूरा एक्साइटमेंट होता है लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि तीनों की पसंद अलग अलग है। मकू अपना फेवरेट एने देखना चाहती है। टाचू एक सादा सा स्लाइस ऑफ लाइफ शो देखना चाहता है। वहीं मासा याकुजा और राक्षसों वाली अजीब फिल्मों का दीवाना। करीब 1 घंटे तक बहस चलती रही लेकिन कौन सी फिल्म देखी जाए इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। आखिरकार सबने मिलकर समझौता किया और तय हुआ कि आज द लायन क्वीन देखी जाए। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। टत्सुओ जिद करने लगा कि फिल्म सब टाइटल वाली देखी जाए जबकि मिकू चाहती थी कि डब वर्जन देखेंगे। इसी बात पर फिर से बहस शुरू हो गई और मूवी डे और भी लेट होता चला गया। इसी बीच मिकू एक और परेशानी में फंस गई। उसके ऑफिस के एक कॉलीग ने उससे कहा कि वो कुछ समय के लिए उसके हैमस्टर का ध्यान रखे लेकिन उनके घर में पहले ही एक खतरनाक गैंगस्टर और एक बहुत ही शरारती बिल्ली थी जो उस नन्हे से जानवर के लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह नहीं थी। टत्सुओ ने फैसला किया कि वो हैमस्टर के लिए कोई देखभाल करने वाला ढूंढेगा। सबसे पहले वो मासा के पास गया। मासा को वो छोटा सा जानवर बहुत प्यारा लगा लेकिन उसकी हालत ये थी कि वो खुद के खाने का इंतजाम मुश्किल से कर पा रहा था। ऐसे में हैमस्टर की देखभाल करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसके बाद टत्सुओ हैमस्टर को अपने बॉस के पास ले गया। उसे उम्मीद थी कि शायद बॉस मान जाए लेकिन बॉस के घर में एक कुत्ता था और वहाँ कोई भी नया मेहमान तभी रह सकता था जब कुत्ता उसे पसंद करे। जैसे ही हैमस्टर पास गया उसने डर के मारे कुत्ते की नाक काट ली। कुत्ता घबरा गया और पूरा माहौल बिगड़ गया। बॉस ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो अपने प्यारे कुत्ते को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब टात्सुओ के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो सड़क के किनारे खड़ा था, हाथ में हैमस्टर लिए और समझ नहीं पा रहा था कि अब इसे कहाँ ले जाए। तभी वहाँ से 2 पुलिस वाले गुजर रहे थे। उन्होंने टात्सुओ का अजीब सा व्यवहार देखा और उसे रोक लिया। टात्सुओ उस नन्हे जानवर को बचाने के लिए किसी भी हाल में उसे देने को तैयार नहीं था। उसे डर था कि कहीं हैमस्टर उससे छीन न लिया जाए लेकिन पुलिस वालों को शक हो गया कि शायद टात्सुओ कुछ गैर कानूनी चीज छुपा रहा है। उन्होंने जिद की कि वो देखना चाहते हैं कि उसके हाथ में क्या है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद टात्सुओ ने हैमस्टर दिखा दिया। पुलिस वाले उसे देखकर हैरान रह गए क्योंकि वो बेहद प्यारा था। टात्सुओ ने उन्हें पूरी बात समझाई। हालात जानकर पुलिस वालों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि वो कुछ समय के लिए हैमस्टर को अपने पास रख लेंगे। कुछ दिन बाद टात्सुओ की अचानक तोराज़ेरो से मुलाकात हो जाती है। तोराज़ेरो बड़े जोश में बताता है कि उसने एक अजीब सा नया प्रोडक्ट ढूंढा है। वो टात्सुओ को वीकेंड पर मिलने के लिए बुलाता है ताकि दोनों मिलकर उसे आजमा सके। वो प्रोडक्ट असल में एक एग था जो सोना की तरह बनाया गया था। तोराज़ेरो हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही करने लगता है और गर्म पत्थरों पर खुशबूदार पानी डाल देता है। देखते ही देखते अंदर भाप भर जाती है और सोना बेहद गर्म हो जाता है। टात्सुओ और तोराज़ेरो तय करते हैं कि देखते हैं कौन ज्यादा पसीना बहा सकता है। दोनों पंखा जलने लगते हैं ताकि गर्मी और बढ़ जाए लेकिन वो हद से ज्यादा कर बैठते हैं। सोना इतना गर्म हो जाता है कि दोनों का दिमाग घूमने लगता है। मिकू टात्सुओ को होश में लाने के लिए जोर से एक थप्पड़ मारती है। वहीं कोहाल तोराज़ेरो को थप्पड़ लगाती है। इसके बाद दोनों को नदी में फेंक दिया जाता है ताकि वो ठंडे हो सकें। कुछ समय बाद मिकू के ऑफिस में क्लाइंट्स के साथ गोल खेलने का प्लान बनता है लेकिन उसे गोल खेलने का जरा सा भी अनुभव नहीं था। ऐसे में टात्सुओ आगे आता है। अपने याकुजा वाले दिनों के अनुभव से वो गोल की ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। अगले दिन दोनों गोल फील्ड पर पहुंचते हैं। टात्सुओ सबसे पहले मिकू को सही पोजीशन समझाता है। वो कुछ शॉट मारकर दिखाता है और हर बार बॉल को थोड़ा थोड़ा और दूर भेजता है। फिर टेत्सुओ मिकू को एक सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि बॉल मारते वक्त कभी भी बॉस से ज्यादा दूर मत मारना लेकिन इतना भी साफ नहीं दिखने देना कि जानबूझकर कम मारा है। मिकू उसकी बात मानती है और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करने लगती है।
तात्सुओ मिकू को एक और जरूरी बात समझाता है। वो कहता है कि बॉस के हर शॉट पर पूरे जोश के साथ तारीफ करना बहुत जरूरी है। जैसे ही बॉस बॉल मारे तुरंत जोर से बोलना नाइस शॉट। दोनों प्रैक्टिस करते रहते हैं। मिकू धीरे धीरे बेहतर करने लगती है, हालांकि कुछ शॉट अभी भी मिस हो जाते हैं। तभी अचानक उनकी प्रैक्टिस बीच में ही रुक जाती है। एक कौवा झपट्टा मारकर उनकी गोल से बॉल उठाकर उड़ जाता है। कुछ दिन बाद तात्सुओ, मसा और बॉस के कुछ आदमी जंगल में बांस की कोपले लेने जाते हैं। मसा को बांस की कोपलों की ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो एक बड़ी सी कोपल उखाड़ने लगता है। तभी तात्सुओ तुरंत उसे रोकता है और बताता है कि लंबी कोपले खड़ी होती हैं, खाने के लिए छोटी कोपले ही अच्छी रहती हैं। सब मिलकर बांस की कोपले खोदने लगते हैं, लेकिन तभी बंदरों का एक झुंड आ जाता है और उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। बंदर ज्यादातर कोपले उठाकर भाग जाते हैं। मासा उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में उनके पास सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही बचता है, जो बॉस की मांग से बहुत कम होता है। हालात संभालने के लिए तात्सुओ उसी एक बांस की कोपल से कई तरह के पकवान बना देता है। खुशकिस्मती से बॉस को खाना बहुत पसंद जाता है। इसके बाद तात्सुओ और उसके साथी मिस्टर चेन के रेस्टोरेंट में खाने का फैसला करते हैं। वहाँ की स्पेशल डिश होती है सिचुआन हॉट पॉट। रेस्टोरेंट में एक चैलेंज भी होता है, अगर कोई 30 मिनट में पूरा हॉट पॉट खत्म कर ले तो खाना फ्री। सब बड़े जोश में खाना शुरू करते हैं, लेकिन पहला निवाला खाते ही जबरदस्त तीखापन उनके होश उड़ा देता है। मुंह में आग लग जाती है। फिर भी स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि कोई रुक नहीं पाता। तात्सुओ देखता है कि मिकू पानी पीने वाली है। वो तुरंत उसे रोकता है और समझाता है कि पानी पीने से तीखापन कम नहीं होगा, बल्कि और फैल जाएगा। लेकिन मिकू और वो सह नहीं कर पाती और पानी पी लेती है। इसी के साथ वो चैलेंज से बाहर हो जाती है। मासा भी ज्यादा देर तक नहीं पाता। अब सिर्फ तात्सुओ बचता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता और मिस्टर चेन से एक बड़ा कटोरा चावल मंगवाता है, ताकि तीखापन थोड़ा बैलेंस हो जाए। लेकिन ज्यादा खाने की वजह से वो भी बेहोश सा हो जाता है और चैलेंज पूरा नहीं कर पाता। कुछ समय बाद तात्सुओ अचानक मासा के घर हाउसकीपिंग चेक के लिए पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे अजीब सी सीलन और बदबू महसूस होती है। जूते और अंदर सूखते कपड़ों से बदबू आ रही होती है। अच्छी बात यह है कि तात्सुओ पहले से कुछ जड़ी बूटियां साथ लाया होता है। सब मिलकर उन जड़ी बूटियों की बनी माला घर में टांग देते हैं, ताकि हवा साफ हो जाए। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। उन्हें कॉकरोच दिख जाता है। मसा उसे पकड़ने की कोशिश करता है और नंगे हाथों से उठा लेता है। ये देखते ही तात्सुओ बिना सोचे समझे मसा को जोरदार थप्पड़ मार देता है और वो सीधे दरवाजे के बाहर जा गिरता है। एक रात सब लोग मिलकर डरावनी कहानियां सुनाने बैठते हैं। सबसे पहले मिकू अपने ऑफिस की एक डरावनी घटना बताती है, लेकिन मासा उसे ये कहकर टाल देता है कि इसमें कुछ खास डरावना नहीं है। फिर मासा अपनी गांव की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कुछ लड़के एक सुनसान मार्ग में गए थे, जहां एक लंबी औरत जैसी भूतनी चारों हाथ पैरों पर चलती हुई उनके पीछे पड़ गई थी। कहानी का अंत साफ नहीं होता, जिससे सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तात्सुओ की बारी आती है। वो गंभीर चेहरे के साथ अपनी शापित कहानी शुरू करता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले उसने टीवी पर गाजे से क्रैब का ऐड देखा था। मन ललचा गया और उसने तुरंत एक नया बॉक्स ऑर्डर कर दिया। अगले दिन जब उसने फ्रीजर खोला तो उसके होश उड़ गए। वहाँ वही क्रैब पहले से पड़े थे, जो उसने पूरे 1 साल पहले खरीदे थे और पकाए ही नहीं थे। तात्सुओ सोचने लगता है कि शायद वो क्रैब के शाप का शिकार हो गया है। मिकू और मासा को यह कहानी बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगती। वो कहते हैं कि ये डर नहीं, बल्कि तात्सुओ की भूलने की आदत है। आखिर में तात्सुओ उन्हीं क्रैब्स को पकाता है और सब मिलकर रात का खाना एंजॉय करते हैं। इसके बाद तात्सुओ मिकू की दोस्त की बेटी सुजू को सब्जियां खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल ही अलग और अनोखा निकलता है। जब तात्सुओ उनके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सुजू को सब्जियों से सख्त नफरत है। वो सब्जी देखते ही मुंह बना लेती है। तात्सुओ सोचता है कि कोई चाल चलनी पड़ेगी। वो ऐसे पकवान बनाने का फैसला करता है जिनमें सब्जियों को बारीक काटकर छुपा दिया जाए, ताकि सुजू को पता ही ना चले। लेकिन सुजू की नाक बहुत तेज निकलती है। वो सिर्फ खुशबू सूंघ कर ही पहचान लेती है कि खाने में सब्जी मिली हुई है। ये देखकर तात्सुओ भी हैरान रह जाता है। अब आखिरी दांव के तौर पर तात्सुओ कहानी सुनाने का सहारा लेता है। वो एक गाजर हाथ में उठाता है और उसकी दुख भरी कहानी शुरू करता है। वो बताता है कि कैसे उस बेचारी गाजर को बच्चों ने ठुकरा दिया। कोई उसे खाना नहीं चाहता था। गाजर रोते हुए विनती करती है कि उसे कम से कम करी में मिल जाने दिया जाए, क्योंकि बच्चों को करी बहुत पसंद होती है। शायद इस तरह बच्चे उसे भी पसंद करने लगेंगे। कहानी का असर होता दिखता है। सुजू थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगती है, लेकिन तभी तात्सुओ ज्यादा ही बह जाता है और करी में गाजर के साथ होने वाली खूनी हालत का जिक्र कर देता है। बस फिर क्या, उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर जाता है और सुजू सब्जी खाने से फिर मना कर देती है। इसके बाद तात्सुओ मकान मालिक की मदद करने का फैसला करता है। वो लॉन की घास साफ करने लगता है और इस काम में मासा को भी साथ ले लेता है। मासा घास उखाड़ते उखाड़ते अपने हाथ छिलवा लेता है, क्योंकि घास बहुत सख्त होती है। काम ठीक से हो सके और मसा के हाथ भी सुरक्षित रहे, इसके लिए तात्सुओ उसे खास दस्ताने देता है। सही औजार हाथ में आते ही दोनों का काम काफी आसान हो जाता है। तात्सुओ यही नहीं रुकता। वो सिरका और डिटर्जेंट मिलाकर घर पर ही एक देसी खरपतवार नाशक बना लेता है। वो इसे ऐसे छिड़कता है जैसे कोई काउबॉय बंदूक चला रहा हो। पूरा नजारा किसी गैंग फाइट जैसा लगने लगता है। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। मकान मालिक खुश होकर उनके लिए ठंडा ड्रिंक और नाश्ता ले आता है, शुक्रिया कहने के लिए। एक दिन तात्सुओ की मुलाकात र्योटी और एक दूसरे लड़के से होती है।
दोनों इस बात पर जोरदार बहस कर रहे होते हैं कि राइनोसरस बीटल ज्यादा ताकतवर होता है या स्टैग बीटल। तत्सुओ बातचीत में शामिल होता है और कहता है कि राइनोसरस बीटल ही ज्यादा ताकतवर कीड़ा है। तभी अचानक टोराजिरो वहां आता है और स्टैग बीटल के पक्ष में खड़ा हो जाता है। बात सुलझने की बजाय और बिगड़ जाती है। दोनों गुंडों जैसे लड़ने लगते हैं और तय करते हैं कि दोनों कीड़ों की असली लड़ाई करवाई जाएगी। तभी पता चलेगा कौन ज्यादा ताकतवर है। जिस दिन कीड़ों की लड़ाई होती है, दोनों बीटल आमने सामने आते हैं। थोड़ी देर की टक्कर के बाद दोनों खुलकर भाग जाते हैं। नतीजा कुछ भी साफ नहीं निकलता। इसके बाद तत्सुओ देखता है कि उसके इलाके की छोटी छोटी दुकानें पास के बड़े मॉल की वजह से नुकसान में चल रही हैं। उनकी मदद के लिए वो सड़क किनारे एक स्टॉल लगाने का आइडिया निकालता है। उसके स्टॉल पर जाकर के होते हैं। तत्सुओ सबके सामने दिखाता है कि वो कितने तेज है। लोग हैरान हो जाते हैं और भीड़ इकट्ठा होने लगती है। इतना ही नहीं, वो एक कपड़े वाले दुकानदार की भी मदद करता है और एनिमे का सामान बिकवाने में हाथ बटाता है। शुरुआत में एक बच्चा दाम पर मोलभाव करता है, लेकिन आखिरकार सामान खरीद लेता है। इस तरह दोनों का फायदा हो जाता है और इसी के साथ ये कमला की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।